To improve IELTS academic reading, why don't you check out the IELTS Academic Success course? Day 1 contents of the program are absolutely free and follow the steps shown in the video. To download the application and check out the course content, make the card payment and start improving your IELTS reading from today. हाय फ्रेंड्स एंड हाउ आर यू डूइंग टुडे। आज मेरे पास जो आपके लिए रीडिंग पैसेज है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंटार्क्टिक रिसर्च और इंटरेस्टिंग इसलिए खास तौर पर है क्योंकि जो रीसेंट आईएलटीएस एग्जाम आया है 26 ऑफ फरवरी का, सो 26 ऑफ फरवरी में स्टूडेंट से ये रीडिंग पैसेज के क्वेश्चंस पूछे गए और कैसा रहा स्टूडेंट का एक्सपीरियंस वो आपको भी पता चल जाएगा जब आप मेरे साथ ये रीडिंग पैसेज करेंगे और आपको 100% ये आइडिया हो जाएगा कि रियल एग्जाम आइल्स रीडिंग रहती कैसी है। और वो चीज मैं आपको हजारों बार बता चुका हूं कि हमेशा आइल्स कैम्ब्रिज का जो स्टडी मटेरियल उससे प्रैक्टिस कीजिए, वही लेवल रहता है रियल एग्जाम का। अगर आपने ये एग्जाम दिया था तो डेफिनेटली आपके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आप रिलेट कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस को। और देखिए कि अगर आपने ये बिल्कुल सही यही वाले क्वेश्चन सब कुछ यही था तो आपने कैसा किया और आपके कितने आंसर्स एक्यूरेट आए। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा क्योंकि अगर आपके कमेंट्स नहीं आएंगे तो मुझे उतनी मोटिवेशन नहीं मिलती जितनी मोटिवेशन से मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूं। तो अगर आपने एग्जाम दिया था तो मुझे शेयर कीजिए कि आपको क्या लगता है आपका कितना स्कोर आएगा। और दूसरे स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ करें और मेरे बताने से पहले अपना आंसर बताएं। और अगर आपका आंसर सही रहता है तो अपना स्कोर बताइए कि आपको कितने स्कोर इन 13 क्वेश्चंस में आया हो। 12 या 13 क्वेश्चंस ये टोटल होंगे। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन टाइप जो नजर आ रही है वो ये है कि ए टू एफ 14, 15, 16, 17, 18 ये क्वेश्चन कौन से पैराग्राफ में से लिए गए हैं। अगर आप देखें तो टोटल पैराग्राफ है वो ए बी सी डी ई एफ तक डिवाइडेड है। दैट मीन्स टोटल 6 पैराग्राफ है, 5 क्वेश्चन है। हिट होने के चांसेस बहुत हाई हैं। हम यही अगर ये क्वेश्चन 2 होते या 3 होते या पैसेज बहुत ज्यादा होते तो हम इनको लेटर ऑन अटेम्प्ट करते। अगले 3 क्वेश्चन जो हैं वो ब्लैंक्स हैं और नीचे वर्ड दिया भी हुआ है कौन सा फिट हो रहा है। और बाद में आपको नजर आ रहे हैं 5 या 6, यस 5 एमसीक्यूज जो कल भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए। एक एक करके सभी क्वेश्चंस को डील करेंगे लेकिन एज सेट रीजनेबल यही कि हम पहले क्वेश्चन टाइप से स्टार्ट करें। और इसको करने का ढंग क्या है, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 14 टू 18 अच्छे से पढ़ के अपने दिमाग में बिठा लेंगे और उसके बाद कुछ और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, द एग्जाम्पल ऑफ रिसर्च ऑन वेदर प्रिडिक्शन ऑन एग्रीकल्चर, स्ट्रॉन्ग कीवर्ड इज एग्रीकल्चर या वेदर प्रिडिक्शन के साथ हम एसोसिएट करेंगे। कोई ऐसा पैराग्राफ ढूंढेंगे जिसमें ये इंफॉर्मेशन है। एंटार्क्टिक सी आइस ब्रिंग लाइफ बैक टू वर्ल्ड्स ओशन विटालिटी। तो यहाँ पर एंटार्क्टिक आइस की बात कर रहा है जो क्या लेके आया, ओशन विटेलिटी, मतलब उसका बेनिफिट जो है वो है ओशंस को। A food chain that influence animal living based on Antarctic fresh ice. So this is associated with animals जो वहां की fresh ice से जुड़े हुए हैं। Explanation of how atmospheric pressure above Antarctic can impose an impact on global climate change. Now Antarctic नहीं, above Antarctic के ऊपर जो atmospheric pressure है उसका global climate change पे effect। Antarctic was once thought to be a forgotten and insignificant continent, मतलब किसी टाइम इसको ये माना जाता था। अब ये एंटार्क्टिक है क्या, आई होप आप सबको पता है ये ग्लोब है, प्लेनेट अर्थ है। अच्छा नीचे नहीं जाओगे, मत जाओ, ऐसे ले जाएंगे आपको। ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, इसे बोलते हैं आर्कटिक, दिस इज एंटार्क्टिक। और यहाँ पर जो पोलर रीजन है उसे एंटार्क्टिक बोलते हैं और उसी की रिसर्च की बात हो रही है। बहुत ही ज्यादा ये कोल्ड क्लाइमेट है, यहाँ पर कोई रहता नहीं है और ये
रिसर्चर्स के लिए बहुत ही ये अच्छी जगह है। एक्सपेडिशंस होते हैं क्योंकि माना ये जा रहा है कि यहाँ का जो वेदर है, यहाँ के जो लोकेशन है अभी भी इतने प्रिस्टीन है कि जैसे ह्यूमन, क्योंकि यहाँ पे इंटरवेंशन बिल्कुल नहीं है। और इससे कई सारी सेलेस्टियल बॉडीज, मतलब यूनिवर्स में ऐसे बॉडीज हो सकते हैं जिनके इन्वायरमेंट से इसको रिलेट भी किया जाता है, जिसकी वजह से इसको अपनी जो हमारी स्पेस रिसर्च है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये बातें तो चलो आपको अगर नॉलेज में है तो आपको असिस्ट करेंगी। अदरवाइज पैराग्राफ इज एसोसिएटेड विद ज्योग्राफी। लड़कों को थोड़े से ज्यादा मजेदार ये पैराग्राफ्स लगते हैं क्योंकि उनका ज्योग्राफी में इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू गर्ल्स, क्योंकि अभी यूक्रेन का वॉर लगा हुआ है। तो शायद मुझे लगता है कि पहली बात तो बहुत सारे लोगों को ही नहीं पता होगा कि ज्योग्राफिकली यूक्रेन कहाँ पर लोकेटेड है। और अगर गर्ल्स से स्पेशली पूछा जाए तो वाकई वो विजुअलाइज शायद ना कर पाए उतना अच्छा कि कहाँ पर ग्लोबल यूक्रेन या रशिया की पोजीशन है, या जहां पर इस टाइम वॉर लगा हुआ है। अगर आप फेमिलियर है तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से रीड करना। अ लिटिल ओवर अ सेंचुरी अगो, हमें करना क्या है? पहली बात तो बहुत तेज पढ़ना सीखिए, क्योंकि रीडिंग स्पीड से आप ओवरऑल अपनी स्पीड डेवलप करते हैं, रीडिंग जल्दी कर लेते हैं। और पढ़िए इस हिसाब से, ये ना हो कि बहुत तेज पढ़े और समझ कुछ ना आए। थोड़ा सा उस रिदम में पढ़ें कि आपको कुछ समझ आए। और मेन या स्ट्रॉन्ग कीवर्ड जैसे ही आपके माइंड को हिट किया, जो हमने 14 से 18 क्वेश्चन तक देखा है, पटक से आंसर लगा दीजिए। A little over a century ago, men of the Scots can whatsoever, जितने भी strong keywords आते हैं उन पे ज्यादा टाइम मत वेस्ट किया करो, especially the nouns. Battle against Arctic blizzards. Blizzard होता है वो उनका कोल्ड, ठंडी हवाएं, ये वो। In the name of empire and in an age of heroic deeds, they created an image of that was last well into the 20th century, क्योंकि पास से जोड़ रहा है century ago, फिर 20th century। एंड इमेज ऑफ रिमोटनेस, हार्डशिप, ब्लेकनेस, आइसोलेशन, सब नेगेटिव वर्ड्स हैं कि ऐसा वहां का एक्सट्रीम है। फिर आगे की लाइन में आ रहा है, प्रोविंस ऑफ ओनली द मोस्ट करेजियस। करेजियस होता है बहुत ही ताकतवर, बलवान, हिम्मत रखने वाला, उसी के लिए है। The image was one of a place remote from everyday reality of a place with no apparent value to anyone. So देखिए, पास से एसोसिएट करके उसने कहा कि इसकी कोई वैल्यू, नो अपेरेंट वैल्यू। तो अगर आपके माइंड को स्ट्राइक कर गया तो ठीक है, नहीं तो मेरे को तो कर गया है 18th कि इसका आंसर ही होना चाहिए ए थ्रू आउट टू बी फॉरगॉटन एंड इनसिग्निफिकेंट। कोई इसका सिग्निफिकेंस नहीं है। आइए रीड करते हैं पैराग्राफ बी। एज वी एंटर 21st सेंचुरी, परसेप्शन ऑफ एंटार्क्टिका हैज चेंज ना। अब हमारी इसकी सोच इसके प्रति बदल रही है। Although physically Antarctica is no closer and probably no warmer, to spend time there still demands a dedication not seen in ordinary life. The continent and its surrounding oceans are increasingly seen to an integral part of planet Earth and a key component in the Earth system. It is because the world seems a little smaller than these days, shrunk by TV and tourism, or is it because Antarctica really does occupy a central spot on Earth's mantle? Specific research during the past half century has revealed and continues to reveal the Antarctic great mass and low pressure exert a pressure influence on climate and ocean circulations factor which influence the lives of millions of people all over the globe. Anyway, अगर पूरी बात करें तो यहाँ पर यही है कि अब इसके बारे में थोड़ी सी सोच बदल रही है, लेकिन ये नहीं है कि ये बहुत इजी हो गया यहाँ पर जाने के लिए। और लोगों का इंटरेस्ट या टूरिज्म या टेलीविजन के वजह से काफी ये इम्पोर्टेंट हो गया है, अब सेंट्रल स्पॉट हो गया है ये। अ, और बाद में इसने ये कहा है कि साइंटिस्ट ये रिवील कर रहे हैं, और उन्होंने रिवील भी किया है कि यहाँ का टेम्परेचर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है क्लाइमेट एंड ओशन को। यहाँ पर हो सकता है कि आपको लगे 17 का आंसर ये बी होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि वो एंटार्क्टिक की बात नहीं कर रहा, वो कर रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर अबव एंटार्क्टिक। ठीक है, तो इसलिए हमें रीड करना चाहिए पैराग्राफ सी। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा डिजाइन बना देते हैं। Antarctica was not always cold. The slow breakup of supercontinent Gondwana with the northern movement of Africa, South America, India, and Australia eventually created enough space around Antarctica for the development of an Antarctic whatsoever current that flowed from west to east under the influence of a prevailing westerly winds. Antarctic cooled, its vegetation perished, glacial began, and the continent took on its present day appearance. So this is what I can say. Okay,
यहाँ पर वो अबव की बात कर रहा है। जब सबसे नीचे गया है एंटार्क्टिक, ऑस्ट्रेलिया के पास की बात हो रही है, और उसके ऊपर वो कह रहा है कि गोंडवाना एक सुपर कॉन्टिनेंट होता था। ये शायद आपने पढ़ा होगा आइस एज के बारे में, जो वहां जहां पर सभी कॉन्टिनेंट्स एक बार एक जगह पर कनेक्ट हो गए, धीरे धीरे टूट के वो बिखर गए, अलग अलग हो गए। और यही वो चीज है कि साउथ अफ्रीका, अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये एक दूसरे से हट गए, जिसकी वजह से अंटार्कटिका की ये जो वेजिटेशन वगैरह सारा कुछ इफेक्ट हो गए, सभी चीजें इफेक्ट हो गई। तो दिस इज व्हाट अबव एंटार्क्टिक कैन इम्पोज इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। सो इसका सी आंसर आ जाएगा। Next is, out of the extreme environment comes some powerful forces that reward में जो भी मुश्किल वर्ड आए उसको भूल जाओ। जितनी दिक्कतें लाइफ में आए उनको इग्नोर करो तो आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी। आधे बच्चे डिफिकल्ट वर्ड्स पे फंस जाते हैं। और सही से समझिएगा, मैं जब रीडिंग कराता हूँ, अगर आप ये चीज समझ लेना कि आप नोटिस करके देख लें कि ज्यादातर मुश्किल वर्ड्स का आपके आंसर से कुछ लेना देना ही नहीं है, वो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करवा रहे हैं। आप बार बार रुकते हो, उनको समझने की कोशिश करते हो, नहीं भी समझोगे तो कोई फर्क नहीं है। गियर्स रोटेशन, कपल्ड टू, ये बड़ा अच्छा वर्ड रहता है, आप यूज किए कीजिए। कपल्ड टू मतलब ये प्रॉब्लम है और जब इसके साथ ये प्रॉब्लम जुड़ जाती है, इट्स कपलिंग, इट्स कपल्ड टू, ऐसे करके यूज होता है। So Earth rotation coupled to generation of cells of low pressure of the Antarctic coast, which allow astronauts a view of Antarctic that is beautiful and awesome. Okay, यहाँ तक तो कुछ भी नहीं है. Spinning away to the northeast, the cell grows and deepen, whipping up and southern ocean into mountainous sea to respected by mariners. Recent work is showing that the temperature of the ocean may be better predictor of rainfall in Australia then is the pressure difference between Darwin and Tahiti. मैं ऑस्ट्रेलिया में रहा हूँ, डार्विन एक जगह है, तस्मेनिया आपने सुना होगा। मतलब कि ये बेटर प्रिडिक्शन में हेल्प कर सकता है रेनफॉल की इन ऑस्ट्रेलिया में, बजाय के डार्विन के। फिर वो कह रहा है कि सर्दर्न ऑस्किलेशन इंडेक्स करके कुछ है, बाय रिसीविंग मोर एक्यूरेट प्रिडिक्शंस, फिर से प्रिडिक्शंस की बात कर रहा है। और ऐसा हमने कुछ शायद इधर देखा था, ये रहा पहला ही, वेदर प्रिडिक्शन ऑन एग्रीकल्चर। देख लेते हैं एग्रीकल्चर से कुछ जुड़ता है या नहीं। यहाँ पर अगली लाइन आ गई, नॉट ओनली डज द लिमिट ऑफ लॉसेस बट इट प्रिवेंट सीरियस पैस्चर डिग्रेडेशन। पैस्चर समझ रहे हैं, यहाँ पर दूर दूर तक हरी खेती रहती है और वो ये हमारा एग्रीकल्चर से जुड़ गया। बट वी कॉन्फिडेंटली प्रेडिक्ट वी नो मोर अंटार्कटिक साउथ एनहांस एक्सटेंड ओवर, सो दिस इज व्हाट इट इज, आई वुड से। तो यहाँ पर ओवर स्टॉकिंग इन ईयर्स, एबल टू अवॉइड ओवर स्टॉकिंग इन ईयर्स, ग्रेजियर्स की भी बात हो गई, मोर एक्यूरेट प्रोडक्शन, ग्रेजियर्स इन आर अवॉइड टू ओवर स्टॉकिंग, मतलब उनको अपने पास खाना ज्यादा ओवर स्टॉक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले ही टाइमली प्रिडिक्ट कर लेते हैं बिकॉज ऑफ वेदर। सो दिस इज एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर। सो डी इज सर्टेनली द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 15 की तरफ मूव करते हैं, रादर पैराग्राफ ई की तरफ। The ocean surface temperatures result from interplay between deep water temperature, air pressure, ice. Each winter, between 4 to 19 million square of sea ice form, locking up huge quantities of heat close to the continent. Only now we can start to unravel. Start to unravel. अच्छा वर्ड है, सीखना है तो मतलब किसी चीज को एक्सप्लोर करना, पर्दा उठाना किसी चीज से। द इन्फ्लुएंस ऑफ सी आइज एंड वेदर दैट इज एक्सपीरियंस इन सर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, बट इन अनदर वे द एक्सटेंट ऑफ सी इट इन्फ्लुएंस फार बियॉन्ड एंटार्क्टिक। एंटार्क्टिका, द स्मॉल श्रिम्प लाइक क्रिस्टिन्स, ये शायद आपको सुनने में अजीब लगेंगे लेकिन नाउन्स हैं, एस लग रहा है। और उसके बाद क्या आ गया, दैट आर दी स्टेपल डाइट फॉर, डाइट मतलब फूड के साथ कनेक्ट कर दिया। बीन वेल, पेंगुइन, ये कई सारे एनिमल्स आ गए। और अगर आपको याद होगा हमने एक ऐसी ऑप्शन रीड की थी, दैट वाज इन्फ्लुएंस द लिविंग, और शायद ज्यादा वेस्ट करने की जरूरत नहीं हमें टाइम, तो ई आंसर हम इसका लगा देंगे। अभी हमारे पास एक ही बचा है, अंटार्कटिक सी ब्रिंग्स लाइफ टू द, सो बचा है तो उसको लगा दो क्योंकि रिपीट हम किसी को कर नहीं सकते। और बस हमें ये देखना है कि वर्ल्ड ओशन कोई लाइफ ब्रिंग बैक में कुछ ये हेल्प कर रहा है कि नहीं। The circulatory system of the world's ocean is like a huge conveyor belt, moving water, dissolved minerals, nutrients from one sphere to another and from ocean absolute depth to the surface.
ACC is longest current in the world and has the largest flow. So यही सारी चीज वो कर रहा है जिसमें उसने जोड़ भी दिया अटलांटिक, इंडियन एंड पैसिफिक ओशंस को। ऐसा अगर आपको बहुत लंबा पैराग्राफ लगे तो पहली एक दो लाइनों के साथ एक बार लास्ट लाइन भी पढ़ लेनी चाहिए। So when it rise well into the northern, it reoxygenate। समझ आया ना अपने आप में वर्ड? ऑक्सीजनेट मतलब ऑक्सीजन देना किसी चीज को, रीऑक्सीजनेट दोबारा से ऑक्सीजन देना, रिविटलाइज वो अपना युवराज इसकी एड भी करता था, कैप्सूल आते हैं रिवाइटलाइज। आप एक जो वर्ड होता है बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं हमारे हाल स्टूडेंट्स, आई एम फीलिंग रिजुविनेटेड, राइट? वो रिजुविनेटेड रिविटलाइज वो दोनों सेम ही होते हैं, दोबारा से लाइफ आ जाना। The state of Northern Ocean and their biological productivity owe much to what happens in Antarctic। वो होता है किसी का हमें कर्ज देना हो जैसे। So this is what biological productivity इसकी जो बढ़ रही है वो अंटार्कटिक की वजह से बढ़ रही है। और यही चीज वो कह रहा है कि bring back life। डाल दीजिए F यहाँ पर आंसर। एंड लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए हमारे पास ये ब्लैंक्स हैं। Globally, mass Antarctic size and dash influence climate change। हमने पढ़ा था शायद बी या सी पैराग्राफ में। आइए देखते हैं कि वहां पर वो क्या है। तो वो देखिए सेकेंड लास्ट लाइन में आपको नजर आ रहा है, मास हमें चाहिए था, एंटार्क्टिक्स ग्रेट मास एंड लो टेम्परेचर। और यहाँ पर हमें वर्ड वही देने हैं जो दिए गए हैं, और इसमें से एग्जैक्टली सेम वर्ड हमें मिल रहा है, एंड डी दैट इज टेम्परेचर इन्फ्लुएंस क्लाइमेट चेंज। अगला आ गया डैश कंट्रीब्यूटरी टू वेस्टर्न विंड। वेस्टर्न विंड हमें ढूंढ लेना है अगले क्वेश्चन में, क्यों ना हमें अगले पैराग्राफ में ढूंढ लेना चाहिए शायद। ये रहा प्रिवेलिंग वेस्टर्ली विंड। इसका फुल स्टॉप ढूंढते हैं कहां पर है। फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप रीड करके आंसर निकाला कीजिए। चलो यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। द स्लो ब्रेकअप of supercontinent Gondwana with the northern movement of Africa, South America, India and Australia eventually created enough space around Antarctica for the development of an Arctic circumpolar current that flowed from west to east under the influence of prevailing westerly wind। जिसकी वजह से क्या हुआ, ये करंट पैदा हुआ जो क्या होता है, फ्लो होता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट because of these winds dash contributed to western wind। I would say बिल्कुल A, that is Antarctic circumpolar current contributory to western winds। नेक्स्ट इज सदर्न ऑस्किलेशन। ऐसा हमने कुछ पढ़ा था, इफ यू कुड रिमेम्बर कौन से पैराग्राफ में आया था, नीचे वाली लाइंस में ये रहा सदर्न ऑस्किलेशन। तो देखते हैं सदर्न ऑस्किलेशन। ये जो स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स होते हैं ना, कैपिटल से स्टार्ट होते हैं, प्रॉपर नाउन्स होते हैं, बहुत जल्दी लिख जाते हैं। बेस्ड ऑन एयर प्रेशर कैन प्रिडिक्ट डैश इन ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया में तो हमने पढ़ा ही था, वेदर के साथ हमने एसोसिएट किया था, क्या चीज प्रिडिक्ट होती है वहां पर। अब बेटर प्रिडिक्टर ऑफ रेनफॉल है, यहाँ पे मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा था प्रिडिक्टर, मैं दो तीन बार फंस गया तो ध्यान में रह गया। रेनफॉल इन ऑस्ट्रेलिया तो बिल्कुल सी भी हमारे पास ऑप्शन है, तो ये तो जल्दी हो जाते हैं। अब एमसीक्यूज की बारी है, आइए देखते हैं कैसे करते हैं इनको हम। इन पैराग्राफ बी, ओके थैंक यू हमें वहां पे लेके जाने के लिए। The author wants to tell which of the following truth about the Antarctic। अंटार्कटिक के बारे में वो क्या बताना चाहता है। हमने ये पढ़ लिया था कि अब इसके बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, हमें ये इम्पोर्टेंट लग रहा है। टेलीविजन और टूरिज्म का भी इम्पैक्ट है, और बाद में बताया कि रिसर्चर्स भी इसको काफी कुछ इसके बारे में बता रहे हैं। टू शो अंटार्कटिका हैज बीन अ सेंट्रल टॉपिक ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इन मास मीडिया। To illustrate its huge sea bring food to million, नहीं it's not about the food to the millions, लेकिन ये millions की लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहा है। Shows it is the heart and its significance to the global climate and current। मजेदार, क्योंकि यहीं पर वो सिग्निफिकेंस ये बताना चाहता है कि इसका कितना इंपॉर्टेंस है। दैट्स व्हाई इट्स हार्ड, और इधर इसने यूज किया है सेंट्रल, कुछ यहाँ पर था मेंटल वगैरह करके, सेंट्रल स्पॉट ऑन अर्थ मेंटल। टू इलिस्ट्रेट इट लोकेट्स इन द सेंट्रल स्पॉट, ये जानबूझकर उसने सेंट्रल वर्ड यूज किया ताकि आपका ध्यान जाए कि ज्योग्राफिकली ये सेंट्रल कहाँ पर है, ये तो बिल्कुल नीचे है। Why do Australian farmers keep an eye on the Antarctic Ocean temperature?
क्यों ध्यान रखते हैं? हमने वहां पे लिखा था ना, उसने कुछ कहा था स्टॉक पाइलिंग वगैरह करके, कुछ कहा था ओवर स्टॉकिंग करके। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या था। By receiving more accurate prediction, graziers in northern Queensland are able to avoid overstocking in year when rainfall will be poor. Not only does this limit their loss, but this is a prototype, but it prevents serious pasture degradation that may take decades to repair. तो ये करने से वो क्या कर लेते हैं, अपना लॉस ही नहीं बचाते बल्कि डिग्रेडेशन रोक लेते हैं, जिसको रिपेयर होने में कई बार सदियों लग जाती हैं। आगे आ गया CSIRO। हमें सिर्फ देखना था ऑस्ट्रेलियन फार्मर्स। हेल्प फार्मर्स रिड्यूस देयर इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल लॉस। दोनों चीजें कवर हो रही है ना, इकोनॉमिक भी आ गया और जो उसने बिल्कुल क्लियर कहा है लॉसेस, और दूसरा उसने कह दिया इकोलॉजिकल, और यहाँ पर कह दिया कि डिग्रेडेशन जिससे रिपेयर होने में काफी टाइम लग सकता है। ए लगा ही देते हैं, बाकी पढ़ेंगे जरूर। रिट्रीव ग्रासलैंड डिक्रीज इन ओवर ग्रेजिंग, सिर्फ ग्रेजिंग की बात नहीं हो रही। प्रिवेंट एनिमल फ्रॉम डाइंग। अ सेल प्रोवाइड फर्ट, भैया फर्टिलाइजर कहाँ पे आया था? सो चलिए आगे चलो। ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੱਸ ਉਤਾਰਦੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਵਾਕ ਇਨ ਕਰਕੇ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਆ। ਆਜੋ ਚਲੀਏ। So now let's move on to question number 24. What is the final effect of katabatic winds? कैटाबैटिक winds का अभी हम अगर इस कीवर्ड को ध्यान में देखें तो शायद हमने इसे एक तो पढ़ा था अपने कुछ सी पैराग्राफ, और यहाँ पर तो जैसे इसकी मेंशनिंग सो कॉल्ड कैन रीच दिस, लेकिन इसके अलावा हमें अभी देखना है कि इसका फाइनल इफेक्ट क्या है, क्योंकि पैराग्राफ ही था जिसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन थी और हमने थोड़ा सा कम पढ़ा था। उसी को देख लेते हैं। द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड ओशन लाइक। तो एक बार स्ट्रॉन्ग कीवर्ड ये देख लें, कैटाबैटिक की बात कहाँ पर हुई है, तो होपफुली यहाँ पर ये होना चाहिए कैटाबैटिक समटाइम्स। तो इसी पैराग्राफ को एक बार ढंग से देख लेते हैं। द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड ओशन इज लाइक अ ह्यूज कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट की तरह है। मूविंग वाटर है, डिसॉल्व मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं जो एक हेमिस्फीयर टू द अदर एंड फ्रॉम द ओशन एबिसल डेप्थ टू द सरफेस, नीचे से ऊपर आते रहते हैं और घूमते रहते हैं। द एसीसी इज द लॉन्गेस्ट करंट इन द वर्ल्ड एंड हैज द लार्जेस्ट फ्लो, है एसीसी की बात कर रहा है। थ्रू है इससे द डीप फ्लो ऑफ अटलांटिक, इंडियन एंड पैसिफिक ओशंस आर joined to form a part of single global थर्मोलाइन सर्कुलेशन। ओके, इससे क्या होता है कि ये सभी तीन तो ओशंस है, तीनों को जोड़कर एक ग्लोबल थर्मोलाइन सर्कुलेशन बनता है। थर्मो आप शायद समझते हो, थर्मो टेम्परेचर के साथ हम जोड़ते हैं, टेम्परेचर का एक सर्कुलेशन बनता है। ड्यूरिंग विंटर द हॉलिक कैटाबैटिक समटाइम sucker the ice of patches of the sea surface, leaving large ice-logged lagoons. Recent research has shown that as fresh ice forms, it is continuously stripped away by the wind and may be blown to 90 kilometers in a single day. तो यहाँ पर ये बात क्लियर है कि ये जो टेम्परेचर पूरे ये तीनों महासागर एक बनाते हैं, इससे क्या होता है विंटर्स में, ये जब ये विंड्स चलती हैं तो ये सरफेस से जो आइसबर्ग्स हैं आइस को मूव करना शुरू कर देते हैं, उनके लगून्स बना देते हैं। और ये क्या है कि फ्रेश आइस जो है वो मूव करती करती 90 किलोमीटर एक एक दिन में ट्रेवल कर जाती है। सो यहाँ पर है इंक्रीज द मूविंग स्पीड ऑफ ओशन करंट। इंक्रीज ओशन करंट की स्पीड की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, यहाँ पर वो आइस को मूव करने की बात कर रहा है। इंक्रीज सॉल्ट लेवल, यहाँ पर सॉल्ट लेवल की बात नहीं है। ब्रिंग फ्रेश आइस इनटू सदर्न ओशन, जितना मूव करेगी सर्दर्न ओशंस की बात हो रही है, क्योंकि हम यहाँ पर एंटार्क्टिका की बात करें, इससे ज्यादा आइस आती है। पाइल अप माउंटेन आइस कैप रिस्पेक्टेड बाय मेरेनियर, इसकी तो यहाँ पर कोई रेफरेंस ही नहीं है। तो लेट्स मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर।
द ब्रेकअप ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज ड्यू टू, कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये क्यों टूटती है। तो ये कुछ आगे आना चाहिए, आई होप कि यस कॉन्टिनेंटल शेल्फ ये रहा, तो हम वहीं से आगे पढ़ लेते हैं। Since only fresh water freezes into ice, okay, सिर्फ पीने वाला जो फ्रेश वाटर है उसी की बर्फ बनती है। The water that remains, जो पानी बच जाता है, becomes increasingly salty and dense, और वो जो है पानी इकट्ठा हो जाता है, salty हो जाता है, dense हो जाता है, sinking until it spills over कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और तब तक ये सिंक करता रहता है जब तक ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ तक स्पिल नहीं कर जाता। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन था कि ये ब्रेक क्यों हो रहा है, द ब्रेक इज ड्यू टू, किस वजह से है, सॉल्ट एंड डेंसिटी इंक्रीज। सॉल्ट एंड डेंसिटी आपको स्ट्रॉन्ग कीवर्ड लग सकते हैं, लेकिन ये इसकी वजह से ब्रेक नहीं हो रहा, वो तो प्रोसेस का पार्ट है जिसकी वजह से ये भी हो जाता है। सॉल्ट एंड डेंसिटी डिक्रीज, डिक्रीज होने की तो बात नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग रिजल्टिंग इन राइजिंग टेम्परेचर, ये थर्मोलाइन सर्कुलेशन की बात जो टॉप पे जुड़ी, जिससे उसने दो चीजों को जोड़ दिया। पहली वाली ये जो शिफ्ट ऑफ द आइसबर्ग्स, दूसरा ये कह रहा है इसके चांसेस हैं, थोड़ा सा इम्प्लिसिट है, फ्रेश आइस मेल्टिंग इनटू ओशन वाटर, फ्रेश आइस के मेल्टिंग की बात नहीं है। तो अनडाउटेडली सी इज द करेक्ट आंसर, कि ग्लोबल वार्मिंग के टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो रहा है, ये सारी चीज ऊपर वाली डाल दी उसने कि 90 किलोमीटर तक वो मूव कर जाता है, क्योंकि सिर्फ फ्रेश वाटर जो है वो आइस बनता है, पुराना पानी, दूसरा पानी जो है वो नीचे रह जाता है, सॉल्टी डेंस होने की वजह से वो कॉन्टिनेंटल शिप पर स्पिल कर जाता है, जिस वजह से वो ब्रेक हो रही है। The decrease in the number of whales and seabird is due to, आई होप हमने एक पैराग्राफ पढ़ा था जिसमें एनिमल्स वगैरह की बात हुई थी, तो यहां से पढ़ लेते हैं। ब्रीड वेल इन ईयर्स व्हेन सी आइस इज एक्सटेंसिव, मतलब जब काफी होती है तो वो काफी अच्छे से ब्रीड करते हैं। एंड poorly व्हेन इट इज नॉट, जब ज्यादा बर्फ नहीं होती है तो ये poorly ब्रीड करते हैं। Many species of baleen whales and flighted seabird migrate between the hemisphere, and when the krill are less abundant, they do not. तो क्लियर हो गया कि आइस होने से इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जब krill जिनको वो खाते हैं वो उनका स्टेपल डाइट है, वो काफी है तो वहां पर आते हैं, और जब ये यहाँ पर लेस अबंडेंट होती है तो वो नहीं आते। किलर whales are more active around, ये किलर whales की बात कहाँ पे हुई है। सी बर्ड्स आर अफेक्टेड बाय हाई सी लेवल सॉल्टी, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो खाने से मतलब है। लेस सी आइज रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ फूड सोर्स, एब्सोल्युटली दोनों चीजें कवर होगी। लेस सी, उसने आइस यहाँ पर कहा कि जब आइस कम होती है तो वो उतना अच्छा ब्रीड नहीं कर पाते, और दूसरा फूड प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होती है, तभी उसने कहा कि जब लेस अबंडेंट रहता है, फूड नहीं होता, तो वो यहाँ पर नहीं आते, जिसकी वजह से नंबर ऑफ वेल्स कम हो जाता है। सील फेल टू प्रोड्यूस बेबीज, तो इनकी तो बात नहीं है। एंड दैट्स इट। तो ये था आपका पैसेज जो आया था 26 को। और भी अगर आपको पैसेजेस पता लगते हैं जो रिसेंट एग्जाम में आए हैं तो डेफिनेटली मुझे बताइए, आई विल कम अप विद द एक्सप्लेनेशंस फॉर यू, एंड आई होप यू रियली एंजॉय दिस सेशन। और अभी कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या स्कोर आप एक्सपेक्ट करते हैं अपना इस एग्जाम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय फॉर नाउ।